गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर समकालीन भारत और शिक्षा, इसके सेकंड चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर है भारतीय समाज में स्तरीकरण या स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडियन सोसाइटी। फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, इंडियन सोसाइटी इन डिफरेंट एजेस। तो आज हम शुरू कर रहे हैं स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडियन सोसाइटी, और जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले जाति व्यवस्था की। देखिए, आपको पता है कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं और विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं। लेकिन जहां हम बात करें विदेशों की, तो विदेशों में जब भी हम बात करते हैं तो लोगों के सामाजिक स्तर के आधार पर बात करी जाती है। लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में सबसे पहले हम बात करते हैं जाति व्यवस्था की। और जाति व्यवस्था क्या है? जो कि हमारे जन्म से निर्धारित होती है, या हम कह सकते हैं कि हमें हमारे जन्म से ही हमारी जाति मिल जाती है कि हम किस जाति के हैं। वैदिक पीरियड में अगर आपको ध्यान हो, आपने पढ़ा है, आपको पढ़ाया गया है कि वैदिक पीरियड में जो जातियां थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें ब्राह्मणों को सर्वोच्च माना जाता था और शूद्रों को निम्नतम स्तर की जाति में रखा जाता था। तो आज हम यहाँ पर इसी जाति व्यवस्था की बात कर रहे हैं, अपने देश भारत की। तो अब विभिन्न विद्वानों ने जाति की अलग अलग परिभाषाएं दी, लेकिन ये जाति शब्द आया कहाँ से? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जाति शब्द अगर हम कहें तो अंग्रेजी शब्द कास्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जाति, और इसकी उत्पत्ति हुई पुर्तगाली शब्द कास्टा से, जिसका मतलब होता है मत, विभेद या जाति। तो कास्ट शब्द निकला पुर्तगाली शब्द कास्टा से। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ये आपके क्विज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जाति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इसकी उत्पत्ति कास्टा से हुई। कास्टा एक पुर्तगाली शब्द है और जिसका अर्थ होता है मत, विभेद या जाति। अब विभिन्न विद्वानों ने जाति को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है, जिसमें आप देखिए मजूमदार और मदान के अनुसार, मजूमदार और मदान जाति एक बंद वर्ग है। मैक्स वेबर के अनुसार कास्ट इज अ क्लोज्ड स्टेटस ग्रुप। कास्ट इज अ क्लोज्ड स्टेटस ग्रुप। कूले के अनुसार जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो तो हम उसे जाति कहते हैं। यहाँ पर आनुवंशिकता से तात्पर्य है जब एक वर्ग पूर्ण रूप से जन्म पर आधारित हो तो हम उसे जाति कहते हैं। तो यहाँ पर आपको विभिन्न विद्वानों द्वारा जाति की परिभाषाएं बताई गई, जिसमें हमने मजूमदार और मदान, मैक्स वेबर और कूले की परिभाषा आपको बताई। अब आता है जाति की क्या विशेषताएं होती हैं। अब अगर हम जाति की विशेषताओं की बात करते हैं तो जाति की विशेषताओं में सबसे पहले इसकी पहली विशेषता आती है जाति की। इसकी विशेषताओं में पहली विशेषता की हम बात करते हैं सोशल हायरार्की या सामाजिक संस्तरण, सोशल हायरार्की। अब सोशल हायरार्की में वही बात आ जाती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस तरह से हमारे समाज में जातियों को ऊपर से नीचे बांट दिया गया। देखिए, अगर हम बात करें गांव की, तो गांव में आज भी इस चीज में बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि व्यक्ति किस जाति का है। लेकिन जब हम शहरों की बात करते हैं तो वहां पर इस चीज को इतना ध्यान में नहीं रखा जाता है। सब लोग साथ में बैठते हैं, साथ में बैठ के बात करते हैं, साथ में बैठकर खाना खाते हैं, साथ में बैठकर मिलजुल करके अपना व्यवहार करते हैं। इसके बाद दूसरा आता है समाज का खंडात्मक विभाजन, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। अब सेगमेंटल डिवीजन की जब हम बात करते हैं तो भारतीय समाज में क्या है कि हर एक जाति, ये जितनी भी जातियां हैं वो विभिन्न खंडों में विभाजित हैं और
प्रत्येक खंड के सदस्यों की स्थिति, पद और कार्य निश्चित है। हर एक जाति विभिन्न खंडों में विभाजित है। खंडात्मक विभाजन के अंतर्गत व्यक्ति की निष्ठा, उसकी श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर खंडात्मक विभाजन में व्यक्ति की जो श्रद्धा, उसकी निष्ठा, वो समुदाय के लिए नहीं है, वो निष्ठा जा रही है उसकी जाति की ओर। तो यहाँ पर जो समाज है, जब हम कह रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, तो हमारा समाज जातियों के आधार पर बट गया और हर एक जाति के जो लोग थे वो किसी भी समुदाय में रह रहे हैं, लेकिन वो लोग आपस में मिल गए और उनकी सारी निष्ठा, उनका जितना भी काम था, उनकी लगन, उनकी ईमानदारी, वो सारी चीजें अपने जाति की ओर हो गई। तो इस चीज को हमने कहा सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। इसके बाद तीसरी विशेषता आती है नागरिक और धार्मिक विशेषाधिकार। तो सबसे बड़ी बात है, अगर हम गांव में देखें तो जब हम नागरिक और धार्मिक विशेषाधिकार की बात देखते हैं कि जाति व्यवस्था में आज भी अगर हम बात करें तो जो कुछ उच्च जातियां हैं उनको आज भी कुछ नागरिक और धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं। मुख्य रूप से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों की। जैसे अछूतों की हम बात करें तो उनके लिए आज भी विद्यालय, मंदिर, तालाब, कुओं या सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने की मनाही है। लेकिन ये चीजें अगर हम देखें तो शहरों में हमें नजर नहीं आएंगी। शहरों में सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि जीवन व्यतीत करने के कुछ विशेष नियम, तो जीवन व्यतीत करने के नियम आज भी जातियों में हैं। जैसे कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों के हाथ का बना खाना नहीं खाते हैं, या निम्न जाति के लोग आज भी उच्च जाति के लोगों के सामने उनके बराबर में नहीं बैठते हैं। वो कहाँ बैठेंगे? वो नीचे बैठेंगे। तो आज भी जाति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन व्यतीत करने के नियम बने हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विवाह संबंधी प्रतिबंध। तो विवाह संबंधी प्रतिबंध में आज भी ये चीज है कि अपनी जाति वाले अपनी जाति में ही विवाह करना पसंद करते हैं। आज भी अंतर जाति विवाहों को उतनी मान्यता नहीं मिली हुई है, अपनी जाति में ही विवाह करना है। इसके बाद नेक्स्ट है जन्मजात सदस्यता। देखिए, हम जिस जाति में जन्म ले रहे हैं तो ये तो हमें जन्मजात सदस्यता मिल गई ना, कि जो हमारे माता पिता की जाति है, जो हमारे दादा परदादा की जाति है, वही जाति हमारी भी होगी। हमें अपनी जाति चुनने का कोई अधिकार नहीं है। ये हमारी जन्मजात सदस्यता है कि जो जाति हमें मिली जन्म से वही हमारी जाति होगी। उसमें चाहे हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम किसी भी जाति के हो सकते हैं। इसके बाद प्राचीन समय में व्यवसाय में भी था कि जब हम व्यवसाय का चुनाव करते थे तब भी एक विचारधारा थी कि जो माता पिता का व्यवसाय है, ये उम्मीद करी जाती थी कि उनकी संतानें भी उसी व्यवसाय का चयन करें जिससे कि उनका व्यवसाय आगे बढ़े। और हम लास्ट विशेषता की बात करते हैं जाति का राजनीतिक स्वरूप। तो राजनीतिक स्वरूप में हर एक जाति की अपनी एक जाति पंचायत होती है, उनके कार्य होते हैं जिसको कि वो करते हैं। तो यहाँ पर हमने बात करी जाति की विशेषताओं की। अब यहाँ पर तो हमने कुछ विशेषताएं बताई जो कि स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद की। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारी जो जाति व्यवस्था है उस पर स्वतंत्रता के बाद क्या प्रभाव पड़ा। अब स्वतंत्रता के बाद के प्रभावों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जाति व्यवस्था पर आर्थिक दशाओं पर क्या प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता के बाद जाति व्यवस्था की आर्थिक दशाओं पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आर्थिक दशाओं में मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स आते हैं। पहला आर्थिक विकास, दूसरा शिक्षा संबंधी सुविधाएं और तीसरा जातिगत असमानता में कमी। तो अगर हम आर्थिक विकास की बात करें
तो हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद चूंकि सबको शिक्षा के समान अवसर मिले, इसलिए सभी जातियों का आर्थिक विकास हुआ और सभी जातियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया। जब आर्थिक विकास हो रहा है, देखिए एक चीज है शिक्षा संबंधी सुविधाएं। जब प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग को शिक्षा संबंधी सुविधाएं मिल रही हैं, तो प्रत्येक जाति के बच्चे, प्रत्येक जाति के बालक और बालिका शिक्षित हो रहे हैं, उन्हें शिक्षा के समान अवसर मिल रहे हैं, तो आज सभी उच्च पदों पर आसीन है। तो यहाँ पर इसका प्रभाव आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा पड़ा और सभी आर्थिक रूप से संपन्न होते चले गए। और जब हम आर्थिक रूप से संपन्न हुए, शिक्षा के समान अवसर मिले, तो विभिन्न जातियों के बीच जो असमानताएं थी कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उच्च जाति, निम्न जाति, तो ये कमी भी धीरे 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 अपने आप ही कमी, ये जो कमी थी वो धीरे 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 अपने आप ही कम होती चली गई। आज का टाइम ऐसा है कि हम अपने साथ वाले से कभी नहीं पूछते कि आप किस जाति के हैं। आज हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपने कितनी पढ़ाई करी है, आप किस पद पर हैं, आप शिक्षित हैं। जाति की बात आज के टाइम में कोई भी नहीं करता है, क्योंकि आर्थिक रूप से सभी ने आज के टाइम में बहुत उन्नति करी है। अब हम देखते हैं कि सामाजिक दशाओं का क्या प्रभाव पड़ा। ये तो था स्वतंत्रता के बाद आर्थिक दशाएं, अब आता है सामाजिक दशाओं का क्या प्रभाव पड़ा। तो स्वतंत्रता के बाद जाति व्यवस्था पर सामाजिक दशाओं का प्रभाव, तो सामाजिक दशाओं में सबसे बड़ी चीज ये आई निकल करके कि व्यवसाय की स्वतंत्रता हो गई। अब ऐसा नहीं हुआ कि कुम्हार का बेटा कुम्हार, लोहार का बेटा लोहार या दर्जी का बेटा दर्जी ही बनेगा। हरेक को व्यवसाय का चयन करने की स्वतंत्रता है। आप अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार किसी भी व्यवसाय का चयन कर सकते हैं। उसके बाद आप समाज में सबके साथ मिलजुल करके भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज आई है स्वतंत्रता के बाद सामाजिक व्यवस्था में कि अब जाति भेदभाव नहीं रह गया, सब लोग साथ मिलकर के भोजन ग्रहण कर रहे हैं, मुख्य रूप से शहरों में। और सामाजिक मूल्यों में, व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए हैं। जैसे पहले क्या था, जो सामाजिक मूल्य थे, हम कहते हैं सबके लिए अलग अलग मूल्यों का निर्धारण कर दिया गया था, लेकिन आज प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति, सबके लिए मूल्य एक समान है। क्यों? क्योंकि सबको शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हैं। इसके बाद आता है स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक दशाओं का प्रभाव। तो राजनीतिक दशाओं में मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं तो जातीय सांप्रदायिकता का पूर्ण रूप से अंत हो चुका है और मुख्य रूप से एक गणतंत्र भारत की स्थापना हुई है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हमारे देश में चल रही है और हमारे देश में अब सभी जाति के लोग मिलजुल करके रह रहे हैं। सभी जाति के लोग देश की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। तो ये तो था स्वतंत्रता के बाद आर्थिक दशाओं पर, सामाजिक दशाओं पर और राजनीतिक दशाओं पर क्या प्रभाव पड़ा। अब हम यहाँ पर हमारा जाति व्यवस्था का टॉपिक खत्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है सामाजिक स्तरीकरण या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सामाजिक स्तरीकरण या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, समाज के विभिन्न स्तरों की बात यहाँ पर हो रही है। अब देखिए आपके क्विज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह क्वेश्चन आएगा और इसका आंसर है प्रत्येक समाज में दो प्रकार का विभेदीकरण होता है, एक व्यक्तिगत और एक सामाजिक। अगर हम सामाजिक विभेदीकरण की बात करेंगे तो दो प्रकार के विभेदीकरण की आप बात करिएगा, दो पर आप टिक लगाइएगा, एक व्यक्तिगत विभेदीकरण और एक सामाजिक विभेदीकरण। अब सामाजिक स्तरीकरण या हमने कहा कि ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है, लेयर्स है समाज की, ये क्या है। तो देखिए अगर हम स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें
तो स्ट्रेटिफिकेशन का अर्थ होता है, जैसे कि ये शब्द लिया गया स्ट्रेटम से, STRATUM, स्ट्रेटम, स्ट्रेटम शब्द है ये, स्ट्रेटम, STRATUM, स्ट्रेटम, STRATUM, स्ट्रेटम। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात हो रही है। स्ट्रेटम इसका मतलब होता है भूमि की परतें। देखिए, जिस प्रकार से भूमि की विभिन्न प्रकार से परतें होते हैं, कई लेयर्स होती हैं, उसी प्रकार से हमारे समाज की भी विभिन्न प्रकार की परतें होती हैं। कुछ उच्च वर्ग का समाज होता है, कुछ मध्यम वर्ग का होता है और कुछ निम्न वर्ग का समाज होता है। तो इस संबंध में यहाँ पर कहा गया कि सामाजिक स्तरीकरण या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक व्यक्ति को उसकी प्रतिष्ठा, उसकी संपत्ति, उसकी शक्ति, उसके पद के आधार पर उच्च या निम्न श्रेणी में रखा जाता है। मतलब सामाजिक स्तर क्या है? व्यक्ति की आय, उसका पद, उसकी प्रतिष्ठा, वो किस पोस्ट पर है, उसकी इनकम कितनी है, इस आधार पर हमने उसको समाज में एक स्तर दे दिया। क्या हम उसको उच्च वर्ग में रखेंगे, मध्यम वर्ग में रखेंगे या हम उसको निम्न वर्ग में रखेंगे? तो इसके अनुसार हम उसका स्ट्रेटिफिकेशन कर देते हैं। यही चीज कहलाती है सामाजिक या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अब हम आगे बात करते हैं। अब पार्किंस ने कहा है कि स्थिरीकरण व्यवस्था सामान्य मूल्यों से उत्पन्न होती है और सामाजिक व्यवस्था के क्रम विन्यास के प्रमुख आधारों को पार्किंस ने सामाजिक स्तरीकरण की विवेचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा विभिन्न सामाजिक आधारों पर इसको विभाजित किया है। तो इसके ऊपर जो काम किया है वो काम किया है पार्किंस ने। इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया पार्किंस ने और इन्होंने इस व्यवस्था को बहुत भली प्रकार से समझने और समझाने का प्रयास किया है। इसमें रेमंड के अनुसार स्तरीकरण उच्चतर तथा निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है। रेमंड कह रहे हैं उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है। देखिए, क्षैतिज का क्या मतलब होता है? वर्टिकल। तो यहां पर समाज के लेयर्स बना दिए इन्होंने। देखिए, समाज के लेयर्स बन गए यहां पर इस तरह से। इसको हम कहते हैं क्षैतिज विभाजन। इस तरह से जो विभाजन हो रहा है ये कहला रहा है क्षैतिज विभाजन, या जिसको कि हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्टिकल। पार्किंस एंड जॉनसन के अनुसार किसी सामाजिक व्यवस्था के लोगों का विभेदक श्रेणीकरण और एक दूसरे की तुलना में श्रेष्ठता एवं निम्न विचार सामाजिक स्तरीकरण है। मतलब सामाजिक व्यवस्था के लोगों का मतलब समाज में उनका अलग अलग श्रेणियों में बढ़ जाना और एक दूसरे की तुलना में यह कहना कि हम ज्यादा श्रेष्ठ हैं, ये भी सामाजिक स्तरीकरण है। आपने देखा होगा हमारे समाज में भी कुछ उच्च वर्ग के लोग हैं, कुछ मध्यम वर्ग के लोग हैं और कुछ निम्न वर्ग के लोग हैं। ये सामाजिक स्तरीकरण है। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि हम समाज को कितनी प्रकार से समाज का विभेदीकरण करते हैं, तो दो प्रकार से करते हैं, एक व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक। अब अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं कि इसकी क्या विशेषताएं हैं सामाजिक स्त्रीकरण या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, इसकी देखिए कुछ विशेषताएं भी होंगी। तो इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो इसकी सबसे पहली विशेषता है सार्वभौमिकता। यह सामाजिक स्त्रीकरण या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ये हर समाज में होता है, ये सार्वभौमिक है। आप कहीं पर भी चले जाइए, विश्व के किसी भी कोने में, हर जगह आपको इस तरह का डिवीजन मिलेगा।
हर जगह कुछ एक बहुत हाई इनकम ग्रुप होगा, मिडिल इनकम ग्रुप होगा और लो इनकम ग्रुप होगा। तो ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, यह एक ऐसे यूनिवर्सल चीज है जो आपको हर समाज में हर जगह मिलेगी। फिर दूसरी इसकी विशेषता है सामाजिक दूरी। सामाजिक स्थिरीकरण और सामाजिक दूरी ये दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं। अब क्या हो रहा है कि चूंकि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है, इसीलिए सामाजिक दूरी भी उत्पन्न हो रही है। देखिए, अब जब हाई इनकम ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप है, लो इनकम ग्रुप है, ये ग्रुप अपने अपने में है, तो नेचुरल है कि यहाँ पर इनके बीच में एक दूरी आ रही है, जिसको कि हम सोशल डिस्टेंस भी कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विभिन्न स्तरों में विभाजन। अब हम विभिन्न स्तरों में विभाजन की बात करते हैं, तो आप देखिए कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, तो वहां पर क्या है कि एक प्रमुख कार्यकारी प्रबंधक, फिर उसके बाद उसके कुछ सहायक कर्मचारी, फिर उसके बाद और कर्मचारी, कुछ निम्न स्तर के कर्मचारी, कुछ मजदूर, तो ऊपर से नीचे तक एक हायरार्की में ये चीज डिवाइड होती चली जा रही है कि विभिन्न स्तरों में सबसे पहले एक ग्रुप आ गया आपका, ऊपर का ग्रुप, उसके बाद उससे नीचे, जैसे कि मान लीजिए कि एक प्रोफेसर, उसके बाद आपके एसोसिएट प्रोफेसर, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद आपके ऑफिस के कर्मचारी, उसके बाद आपके पियोन, उसके बाद आपके और वर्कर्स। तो ये हर एक समाज में कोई भी संस्था होगी, कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा, कोई भी देश होगा, कहीं भी होगा, अगर कोई संस्था चल रही है, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कुछ भी है, वहां पर भी इस तरीके का स्ट्रेटिफिकेशन होगा, या हम डिवीजन की बात कर सकते हैं, किस तरीके का डिवीजन होगा। फिर इसकी एक और विशेषता है सामाजिक प्रतिष्ठा। सामाजिक प्रतिष्ठा हमारी परिस्थिति के अनुसार समाज में हमारी प्रतिष्ठा बनती है। इसके बाद हर एक समाज के लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो यहां पर हमने बात करी कुछ इसकी विशेषताओं की। अब हम बात करते हैं कि कुछ एलिमेंट्स, कुछ प्रमुख एलिमेंट्स कौन कौन से हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के। देखिए, यहां पर आपको जो कुछ भी बताया जा रहा है वो हम आपको इस तरह से बता रहे हैं कि आपके क्विज में भी अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको उनके आंसर टिक करने में मदद मिले और उस समय आपको परेशानी नहीं हो कि इसका आंसर क्या होगा। इसीलिए आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप उन चीजों को समझें और प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ के सही उत्तर पर टिक लगाएं, क्योंकि उस समय आपके पास 4 आंसर्स होंगे और आपको देखना होगा कि कौन सा आंसर सही है। हर चीज आपको बताई जा रही है, तो प्लीज आप बस ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। अब हम बात करते हैं कि इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो इसके कुछ आपके बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं जिनको कि हम जैविकीय मूल तत्व कहते हैं, और कुछ हैं आपके सामाजिक, या जिनको कि हम सोशियो कल्चरल कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि बायोलॉजिकल हमें कौन से मिल गए। तो बायोलॉजिकल हम समाज की बात करें तो जन्म, हमारी एज, और अगर हम बात करते हैं हम बॉय गर्ल जो भी हैं, या रेस डिफरेंस, ये सारी चीजें हमको जन्म से मिलती हैं। तो हम बर्थ से ही, हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं, उसके बाद हमारी एज, उसके बाद सेक्स डाइकोटोमी, और उसके बाद आता है हमारा रेस डिफरेंसेस। इसी तरह से सामाजिक सांस्कृतिक मूल तत्वों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा व्यवसाय, हमारा धार्मिक ज्ञान, हमारी संपत्ति, हमारी इंडिविजुअल एबिलिटी और हमारी पावर, ये सारी चीजें हमको सामाजिक सांस्कृतिक मूल तत्व, या हमें कह लीजिए कि हमें अपने परिवारों से विरासत में मिल जाती हैं। व्यवसाय है, धार्मिक ज्ञान है, संपत्ति, योग्यता हमारी अपनी होती है जो कि हमें शिक्षा द्वारा प्राप्त होती है। इनमें से हर एक चीज के लिए शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। और पावर, जो भी समाज में
हमारे पेरेंट्स की जो भी पावर होती है, जिस तरीके से भी समाज में उनका एक स्थान होता है। तो यहाँ पर हमने बात करी तत्वों की एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इनको दो भागों में बांटा गया, बायोलॉजिकल और दूसरे सोशियो कल्चरल। बायोलॉजिकल में जो पॉइंट्स आए हैं, पहला बर्थ, दूसरा एज, तीसरा सेक्स डायकोटोमी और चौथा रेस डिफरेंस। और सोशियो कल्चरल में हमारा व्यवसाय, धार्मिक ज्ञान, संपत्ति, व्यक्तिक योग्यता और शक्ति। तो यहां पर अभी हम बात कर रहे हैं सामाजिक स्थिरीकरण की। अब यहां पर भी हमको देखना है कि स्वतंत्रता के बाद, जैसे हमने जाति में पढ़ा था, उसी तरह से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में भी हम देख रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद आर्थिक दशाओं पर क्या प्रभाव पड़ा। अब आर्थिक दशाओं में प्रभाव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले व्यवसाय पर आर्थिक दशाओं का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। प्राचीन काल में क्या था कि जो व्यवसाय थे एक निश्चित वर्ग को दे दिए जाते थे, लेकिन और क्या था, प्रत्येक वर्ग जो भी उसके कुल का व्यवसाय होता था वो उसी व्यवसाय को अपनाता था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद व्यवसाय पर आर्थिक दशाओं का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद सबको शिक्षा के समान अधिकार मिले, इस वजह से व्यवसाय पर आर्थिक दशाओं का प्रभाव पड़ा। इसके बाद संपत्ति पर पड़ा। सामाजिक स्थिरीकरण में संपत्ति पर आर्थिक प्रभाव पड़ा। अब क्या हुआ स्वतंत्रता के बाद, हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, हमारी आवश्यकता है और अगर हमारी रुचि है तो हम किसी भी व्यवसाय का चयन कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं था कि हमारा जो एक व्यवसाय चला आ रहा था हम उसी व्यवसाय को अपनाएं। तो हमने क्या किया, स्वतंत्रता के बाद उचित रूप से शिक्षा प्राप्त करी और जिस भी व्यवसाय में हमारा इंटरेस्ट था हमने वो व्यवसाय प्राप्त किया। इसी तरह से परिवार और विवाह पर भी इसका प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता के बाद चूंकि बहुत ज्यादा कहते हैं इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा आ गई, बहुत इंडस्ट्रीज आए, तो इसमें क्या हुआ कि पहले क्या था कि परिवार जो था वही व्यक्ति को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करता था। परिवार ने जो सीखा वो उसने व्यक्ति को शिक्षा दे दी। लेकिन अब जब इंडस्ट्रीज आ गई, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आ गए, तो परिवार से हट करके बालक ने क्या किया कि वो लोग बाहर जाने लगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। घर परिवारों को छोड़ करके अपनी बेहतर एजुकेशन के लिए बच्चों ने बाहर जाना शुरू कर दिया। बाहर जाना शुरू किया और उन्होंने नई नई चीजें सीखी, जिससे क्या हुआ कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा एक स्ट्रांग होती चली गई। स्त्रियों की स्थिति पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद स्त्रियों की स्थिति बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती चली गई। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां पर कि स्त्रियों की भागीदारी नहीं। धर्म पर प्रभाव पड़ा। अब यहां पर धर्म को अगर हम माने तो इस तरह के लोग हो गए जो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करते हैं। शिक्षित होने का ये असर पड़ा कि हम सभी धर्मों को समान रूप से मानते हैं और सभी धर्मों की समान रूप से हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये तो था स्वतंत्रता के बाद आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। अब आता है शिक्षा पर। स्वतंत्रता के बाद अगर हम बात करें तो राजनीतिक दशाओं का अगर हम बात करें कि राजनीतिक दशाओं का क्या प्रभाव पड़ा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पर, तो यहां पर स्वतंत्रता के बाद चूंकि राजनीतिक दशाएं हमारे देश की बहुत मजबूत होती चली गईं और 18 वर्ष से ऊपर के हर एक युवक या युवती को वोट देने का अधिकार हो गया। तो इससे स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार हुआ, क्योंकि वोट देने में आर्थिक स्थिति, ऊंच नीच, जाति, धर्म कुछ भी नहीं देखा जाता। सिर्फ देखा जाता है क्या, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। तो इसका राजनीतिक प्रभाव बहुत अच्छे से पड़ा।
इसमें जो नया टॉपिक है आपका समानता। तो आज हम चर्चा करेंगे समानता के बारे में। देखिए, हमारे भारतीय संविधान की नींव समानता पर ही रखी गई है। समानता अर्थात सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। अब हमारे देश में जब संविधान बना तो उसमें मुख्य रूप से 3 चीजें थी: स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता। ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है: स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं समानता। अब डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा, जनतंत्र यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों को अपने अंतर्निहित असमान गुणों के विकास का समान अवसर मिले। देखिए, दोबारा से रिपीट कर रही हूं, जनतंत्र यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों को अपने अंतर्निहित, अर्थात हम जरूरी नहीं है कि हम सबके अंदर एक सी क्षमताएं हो, सबके अंदर एक से गुण हो। जो भी हमारे अंदर असमान गुण हैं, जो भी हमारे अंदर असमान गुण हैं, लेकिन हमारी जो योग्यताएं हैं, जो हमारी क्षमताएं हैं, उनके विकास के लिए हमको समान अवसर मिलने चाहिए। भले हमारी योग्यताएं अलग अलग हैं, क्षमताएं अलग अलग हैं, लेकिन जनतंत्र कहता है कि हमें अपनी अंतर्निहित योग्यताओं को निकालने के लिए, उनका विकास करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। ये कहा था डॉक्टर राधाकृष्णन ने। डॉक्टर राधाकृष्णन, जिनके नाम पर आप शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। अब हम बात करते हैं समानता। तो समानता में भारतीय संविधान की धारा 15, 16, 17, 38 और 48, 15, 16, 17, 38 और 48 यह सुनिश्चित करती है कि राज्य व्यक्तियों के बीच जाति, धर्म, वर्ग और स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त 1964-66 में एक कमीशन आया था, 64-66, जिसको कि हम कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं। 1964-66 में भी कहा गया कि शिक्षा का प्रमुख ध्येय सभी को अवसरों की समानता प्रदान करना है, जिससे कि पिछड़े और दबे कुचले लोगों को शिक्षा का प्रयोग कर अपनी स्थिति में सुधार करने का मौका मिले। याद रखिएगा, 1964-66 कोठारी कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अभी जो आपको भारतीय संविधान की धारा बताई 15, 16, 17, 38, 48, ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी, क्योंकि हमारे संविधान में कहा गया कि राज्य जाति, धर्म, वर्ग, स्थान के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। यही समानता की बात है। अरस्तु बहुत प्राचीन दार्शनिक हुए हैं। इनका कहना था कि प्राचीन काल से समाज में समानता और विषमता विद्रोह का प्रमुख कारण है। अरस्तु का ये कहना था, जिनको क्या एरिस्टोटल भी कहते हैं, कि समाज में जो विद्रोह होते थे प्राचीन समय से, उसका मुख्य कारण क्या था? हमारे समाज में समानता और असमानता थी, विषमता थी हमारे समाज में। इसलिए समाज में विभिन्न विचारकों ने समय समय पर समानता की नई नई परिभाषाएं दी, लेकिन मुख्य रूप से समानता आई स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जब भारत के संविधान की रचना हुई, जब भारत का संविधान आया, तब उसमें बात करी गई कि समानता का सही मायने क्या है, समानता का सही अर्थ क्या है। अब समानता का अर्थ है समान व्यवहार करना। समानता का वास्तविक अर्थ है सभी को एक जैसी परिस्थितियां देना। हम सभी को, देखिए, हम सभी को बिल्कुल एक समान नहीं बना सकते, लेकिन हम एक समान परिस्थितियां दे सकते हैं। हर एक बालक दूसरे बालक से अलग है,
हर एक की योग्यताएं क्षमताएं अलग हैं, हर एक की बुद्धि का विकास अलग अलग तरीके से हुआ है। हर एक के जो भी विकास है वो अलग अलग तरह से हुआ। उसका सामाजिक विकास, उसका आर्थिक विकास, उसका मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, सब कुछ अलग अलग तरीके से हुआ, शारीरिक विकास साथ में, लेकिन उसकी क्षमताएं अलग अलग है। लेकिन हमारा ये कर्तव्य है कि हम शिक्षा के समान अवसर या हम सबको समानता का अवसर प्रदान करें। जैसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए समाज के लिए सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी धर्म के हों, सबको शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है। इसी तरह से कानून भी सबके लिए समान है, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, ऊंच नीच कोई भी हो, कितने ही ऊंचे वर्ग का हो, लेकिन कानून सबके लिए एक समान है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो बिना समानता के लोकतंत्र अधूरा है। अब हम बात करते हैं कि एक शब्द आता है समानता और एक शब्द आता है समता। तो उदाहरण के लिए सभी को एक जैसा काम मिले, सब लोग एक जैसा काम कर रहे हैं, ये तो क्या है, समता है। और सभी को काम मिलने की समान परिस्थितियां उपलब्ध हो, ये चीज क्या है, समानता। सबको हम समान अवसर प्रदान कर रहे हैं, ये समानता है। लेकिन एक जैसा काम दे दिया, वो चीज क्या है, समता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं समानता की। तो इस प्रकार क्या है समानता, सभी धर्म, जाति, वर्ग के लोगों को समान रूप से स्वतंत्रता, समानता का अधिकार प्रदान करने से संबंधित है। सभी व्यक्तियों को जीवन में समान रूप से बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। हर एक व्यक्ति को उन्नति करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ये चीज क्या है, ये चीज समानता है। यदि सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएं, तो जीवन में एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण होगा। तो समानता से क्या तात्पर्य है, जीवन में बढ़ने के लिए राष्ट्र के सभी नागरिकों को संपूर्ण रूप से समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। अब मैं समझती हूँ कि आपको समानता का मतलब समझ में आ गया होगा कि सबको समान अवसर प्रदान करना ही समानता है। अब इसी तरह से समानता की भी कुछ विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं हैं, समानता सभी नागरिकों को समान रूप से जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायक है। नेक्स्ट, समानता राष्ट्र के निर्माण में बहुत उपयोगी है। अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो वहां पर समानता बहुत आवश्यक हो जाती है। नेक्स्ट, समानता का अधिकार सभी नागरिकों के समान तथा सर्वांगीण विकास पर बल देता है। नेक्स्ट, समानता सभी नागरिकों को जीवन यापन के समान अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट, समानता सभी लोगों को समान अधिकारों तथा स्वतंत्र रहने के अवसर प्रदान करता है। समानता अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, एक जो दूरी है अमीर और गरीब के बीच की दूरी, उसको भी समानता कम करती है। यह कमजोर वर्ग के प्रति भेदभाव को कम करने में भी सहायक है, क्योंकि जब कमजोर वर्ग को भी समान अवसर मिलेंगे तो वो भी कमजोर नहीं रह जाएगा, वो भी धीरे धीरे उच्च वर्ग की ओर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसको समान अवसर मिल रहे हैं। जब समान अवसर मिल रहे हैं तो उसके अंदर जितनी भी क्षमताएं हैं, जितनी भी योग्यताएं हैं, उनका उचित प्रकार से विकास हो रहा है। इसके बाद क्या होता है कि समानता में हमें जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति समानता द्वारा हो जाती है।
अब समानता के अगर हम रूपों की बात करें तो नागरिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, कानूनी समानता, ये सारी समानताएं आती हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार की समानताएं होती हैं, अभी हमने बात करी नागरिक समानता। तो नागरिक समानता क्या है? नागरिक समानता यह है कि प्रत्येक नागरिक के लिए कानून समान है, चाहे वो नागरिक किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी देश, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको समानता के समान अवसर मिल रहे हैं और कानून उसके लिए एक समान है। किसी भी व्यक्ति के लिए कानून समान है, इस चीज को ध्यान में रखना है। और लड़के और लड़की में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना है। आर्थिक समानता, अब आर्थिक समानता के लिए यहां पर ये चीज बहुत जरूरी है कि जो हमारे बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो सभी को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो यहाँ पर जब बेसिक नीड्स पूरी होंगी, रोटी, कपड़ा और मकान, जब बेसिक नीड्स पूरी होंगी तो हम धीरे धीरे शिक्षा प्राप्त करने की ओर अग्रसरित होंगे। इसके बाद सामाजिक समानता, समाज में इस प्रकार का भेदभाव नहीं है कि वो उच्च वर्ग का है, वो निम्न वर्ग का है, वो मध्यम वर्ग का है, या वो स्त्री है, पुरुष है, तो जो काम स्त्रियों के हैं वो पुरुष को नहीं करने चाहिए, या जो पुरुषों के काम है वो स्त्रियां नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से भी अब हमारे यहाँ काफी समानता हो गई है, जिसको कि हम सामाजिक समानता कहते हैं। राजनीतिक समानता, राजनीतिक समानता में 18 वर्ष के ऊपर के सभी वयस्कों को मतदान देने का अधिकार है। कानूनी समानता, कानून सबके लिए एक समान है। तो यहां पर हमने बात करी समानता के विभिन्न रूपों की। अब हम बात करते हैं शिक्षा में समानता की। अब अगर हम शिक्षा में समानता की बात करते हैं तो शिक्षा में अब अगर हम देखें तो वर्तमान में स्त्री और पुरुषों में शिक्षा में किसी प्रकार की कोई असमानता नहीं है। शिक्षा में नारी के लिए भी उतनी ही सुविधाएं हैं जितनी पुरुषों के लिए हैं। दोनों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता है और दोनों को शिक्षा के समान अवसर दिए जा रहे हैं। हम बात करते हैं अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के, तो इनको भी शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इनके लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा के अवसर सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दिव्यांगों की शिक्षा की अगर हम बात करें तो नई शिक्षा नीति में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें दिव्यांगों की शिक्षा के लिए या एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, इनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था या स्पेशल एजुकेशन की व्यवस्था करी गई है। इसके साथ साथ एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा, जो लोग की पढ़े लिखे नहीं है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में, उसमें भी प्रौढ़ शिक्षा की बात करी गई थी और उसमें बात करी गई थी कि जो बड़े हैं उनको हमें 3 R's अर्थात रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक ये सिखाना चाहिए। तो यहां पर हम जब बात करते हैं कि क्या क्या प्रोग्रेस हुई हमारे, जब हम समानता की बात करते हैं तो समानता में हम देखते हैं कि शिक्षा में समानता में नारी को पूर्ण अधिकार मिले, अनुसूचित जाति, जनजाति, डिसेबल्ड और एडल्ट एजुकेशन, ये सारी चीजें हमारे देश में बहुत जोर शोर से काम कर रही हैं और सबको शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो रहे हैं, प्रदान किए जा रहे हैं। जितनी भी एजुकेशन की नई नई पॉलिसीज आ रही हैं या जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी, इसमें स्पेशल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन की बात करी गई थी, जिसको कि पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं अगर कि सामाजिक न्याय की
तो हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए हमारी न्याय व्यवस्था बिल्कुल समान है।